मंटो कितने टेढ़े थे। अजीब सवाल है ना। चलिए आपको सुनाता हूं टेढ़ी सोच वाले एक शख्स का अफसाना, मंटो की कहानी टेढ़ी लकीर में। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी या हिंदी का सबटाइटल ऑन कर लीजिए। अगर सड़क सीधी हो, बिल्कुल सीधी, तो उसके कदम मनोभारी हो जाते थे। वो कहता था, यह जिंदगी के खिलाफ है जो पेंच दर पेंच घुमाव से भरी है। जब हम दोनों बाहर सैर को निकलते तो वो कभी सीधे रास्ते न चलता। एक बार उसने बड़े दिलकश अंदाज में मुझसे कहा था, अगर मुझे और कोई काम न हो तो बखुदा मैं सारी जिंदगी कश्मीर की पहाड़ी सड़कों पर चढ़ने उतरने में गुजार दूं। क्या पेंच हैं, अभी तुम नजर आ रहे हो और एक मोड़ के बाद ओझल हो जाते हो। चीजें आंखों के सामने बिल्कुल अचानक आ जाएंगी, मौत की तरह। कितना मजा है। वो एक दुबला पतला नौजवान, उसे एक नजर देखने से अक्सर लगता था कि अस्पताल के किसी बिस्तर से कोई बीमार उठकर चला आया है। उम्र बमुश्किल 22 बरस, मगर उसकी सोच इस उम्र से बहुत ज्यादा। कभी कभी उसे देखकर मैं सोचता कि वो बच्चा बन गया है और मुझे अपनी निगाहों की सेहत पर शुभा होने लगता। आखिरी मुलाकात से 10 रोज पहले जब वो मुझे बाजार में मिला तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसने जेब से एक चीज निकाली और मेरे हाथ में देकर कहा, तुमने लट्टू तो बहुत देखे होंगे, पर ऐसा लट्टू कभी देखने में न आया होगा। ऊपर का बटन दबाओ। दबाओ, अरे दबाओ। फिर उसने मेरी तरफ देखे बगैर लट्टू का बटन दबा दिया, जो मेरी हथेली से उछलकर सड़क पर लंगड़ाने लगा। देखो अब्बास, देखो इसका नाच। मैंने लट्टू की तरफ देखा जो मेरे सिर के मानिंद घूम रहा था। हमारे इर्द गिर्द बहुत से आदमी जमा हो गए थे। शायद वो समझ रहे थे कि मेरा दोस्त दवाइयां बेचेगा। लट्टू उठाओ, चलें, लोग हमारा तमाशा देखने के लिए जमा हो रहे हैं। मेरे लहजे में थोड़ी तल्खी थी, क्योंकि उसकी सारी खुशी मंद पड़ गई। उसने मेरी तरफ कुछ इस अंदाज में देखा जैसे एक नन्हा बच्चा रोनी सूरत बनाकर कह रहा हो, मैंने तो कोई बुरी बात नहीं की, फिर मुझे क्यों झिड़का गया। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं सोच रहा हूं कि अगर खुदा को इंसान की जिंदगी बसर करनी पड़ जाए तो क्या हो। वो इसी किस्म की बेढंगी बातें सोचा करता था। लोग समझते थे कि वो अपने आप को निराला जाहिर करने के लिए ऐसे ख्यालात का इजहार करता है, मगर ये बात गलत थी। दरअसल उसकी तबीयत का रुझान ही ऐसी चीजों की तरफ रहता जो किसी और के दिमाग में नहीं आती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर उसे अपने जिस्म पर रिश्ता हुआ जख्म बेहद पसंद था। वो कहता, अगर मेरे जिस्म पर हमेशा के लिए कोई जख्म बन जाए तो कितना अच्छा हो। मुझे दर्द सहने में बहुत मजा आता है। मैं उसकी इन अजीबोगरीब बातों का आदी हो गया था। इसके बावजूद एक रोज मुझे उसके दिमागी हालत पर शुभा होने लगा। मैंने उसे अपने उस्ताद से तारुफ कराया, जिनकी मैं बेहद इज्जत करता था। डॉक्टर शाकिर ने उसका हाथ बड़ी गर्मजोशी से दबाया और कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके उलट मुझे आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। ये मेरे दोस्त का जवाब था, जिसने मुझे बेहद शर्मिंदा कर दिया। आप कयास फरमाइए कि उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। शर्म के मारे मैं अपने उस्ताद के सामने गड़ा जा रहा था और वो बड़े इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाते हुए हॉल में लगी एक तस्वीर देख रहा था। डॉक्टर शाकिर ने मेरे दोस्त की इस हरकत का बुरा माना और मुझसे बड़े तेज लहजे में कहा, मालूम होता है तुम्हारे दोस्त का दिमाग ठिकाने नहीं। मैंने उसकी तरफ से माफी मांगी और मामला जैसे तैसे रफा दफा किया। शाम को मैं उसके पास गया, इस इरादे के साथ उसकी अच्छी मिजाज पुरसी करूंगा। मैंने छूटते ही कहा, तुमने आज डॉक्टर शाकिर की बड़ी बेइज्जती की। वो मुस्कुराया, अरे छोड़ो इस किस्से को, आओ कोई काम की बातें करें। लेकिन मैं उस पर बरस पड़ा। खामोशी से मेरी बातें सुनकर उसने कहना शुरू किया, अगर मुझसे मिलकर किसी शख्स को खुशी मिलती है तो जरूरी नहीं कि उससे मिलकर मुझे भी खुशी हो। पहली मुलाकात में सिर्फ हाथ मिलाने से मैंने उसके दिल में
खुशी पैदा कर दी। तुम्हारे डॉक्टर साहब उस रोज 25 आदमियों से तारुफ हुए और हर शख्स से उन्होंने यही कहा कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्या यह मुमकिन है कि हर शख्स के लिए एक ही किस्म की भावना पैदा हो? मैं जादू से वशीभूत हो गया। सोचा कि मेरे दोस्त ने जो कहा सही है, लेकिन फौरन मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा हुई कि इस शख्स में इतनी कुव्वत क्यों है कि वो अपने ख्यालात का इजहार बेधड़क कर देता है। पिछले दिनों मेरे एक अफसर की दादी मर गई थी और मुझे उसके सामने मजबूरन अपने ऊपर गम की चादर ओढ़नी पड़ी थी। अपनी मर्जी के खिलाफ 10-15 मिनट तक अफसोस जाहिर करना पड़ा था। उसकी दादी में मुझे कोई दिलचस्पी न थी। उसकी मौत की खबर ने मेरे दिल पर कोई असर न किया था। इसके बावजूद मुझे नकली जज्बात तैयार करने पड़े थे। इसका साफ मतलब यह था कि मेरा कैरेक्टर अपने दोस्त के मुकाबले बेहद कमजोर है। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन इस मोहब्बत में गैर इरादी तौर पर कभी कभी नफरत की झलक भी नजर आती थी। एक रोज मैंने उसकी साफगोई पर कहा, यह क्या बात है कि मैं कई मर्तबा तुमसे नफरत करने लगता हूं? और उसने मुझे यह जवाब देकर चुप कर दिया, तुम्हारा दिल जो मेरी मोहब्बत से भरा हुआ है, एक ही चीज को बार बार देखकर कभी कभी तंग आ जाता है और किसी दूसरे शय की ख्वाहिश करने लगता है। और फिर अगर तुम मुझसे कभी कभी नफरत न करो तो मुझसे हमेशा मोहब्बत भी तो नहीं कर सकते। एक रोज शाम को वो मेरे पास आया। बड़े संजीदा अंदाज में उसने मुझे अपने निकाह की खबर सुनाई। यकीन करें, मेरी हैरत की इंतहा न थी। मुझे ताज्जुब इस बात पर था कि उसने लड़की बगैर देखे पुराने रस्मो रिवाज के मुताबिक निकाह करना कबूल कैसे कर लिया, जबकि वो हमेशा उन मौलवियों का मजाक उड़ाया करता था जो लड़की और लड़के के रिश्तों को गांठते हैं। वो कहता, ये मौलवी मुझे बुढ़े और गठिया के मारे पहलवान मालूम होते हैं जो अपने अखाड़ों में छोटे छोटे लड़कों की कुश्तियां देखकर अपनी हसरतें पूरी करते हैं। और फिर वो शादी निकाह पर लोगों के जमखट का भी तो कायल न था, मगर उसका निकाह पढ़ा गया मेरी आंखों के सामने। उस मौलवी ने निकाह पढ़ा जिससे उसे सख्त चिढ़ थी और जिसे वो बुढ़ा तोता कहता था। फिर भी निकाह पढ़ा गया, छुहारे बांटे गए और मैं सारी कार्रवाई यूं देख रहा था गोया सोते में कोई सपना देख रहा हूं। निकाह हो गया, दूसरे लफ्जों में अनहोनी हो गई, और जो ताज्जुब मुझ में पहले पैदा हुई थी बाद में भी बरकरार रही। मगर मैंने इसके मुतालिक अपने दोस्त से जिक्र न किया, इस ख्याल से कि शायद उसे नागवार गुजरे। लेकिन दिल ही दिल में इस बात पर खुश था कि आखिरकार उसे उस दायरे में लौटना पड़ा जिसमें दूसरे भी जिंदगी बसर कर रहे हैं। निकाह करके मेरा दोस्त अपने उसूलों के टेढ़े मीनार से बुरी तरह फिसला और उस गड्ढे में सिर के बल आ गिरा जिसे वो बेहद गलीज कहता था। मेरे जी में आया कि अपने दोस्त के पास जाऊं और इतना हंसूं कि पेट में बल पड़ जाए। मगर जिस रोज मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई, उसी रोज दोपहर को वो मेरे घर आ थमका। उस रोज उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी रौनक थी। कमरे में दाखिल होने के बाद सिगरेट सुलगाकर वो मेरे पास बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। जाहिर था वो मुझे कोई बड़ी अहम बात सुनाने वाला था। उसने सिगरेट के धुएं से छल्ला बनाया और उसमें अपनी उंगली गाड़ते हुए मुझसे कहा, अब्बास, मैं कल यहां से जा रहा हूं। सुनकर मेरी हैरत की इम्तिहा न रही। मैं कल यहां से जा रहा हूं, शायद हमेशा के लिए। मैं इस खबर से तुम्हें वाकिफ कराने न आता अगर मुझे तुमसे कुछ रुपए लेने न होते जो तुमने मुझसे कर्ज ले रखे हैं। तुम्हें याद है ना? मैंने जवाब दिया, अच्छी तरह याद है, पर तुम जा कहां रहे हो और फिर हमेशा के लिए? बात यह है कि मुझे अपनी बीवी से इश्क हो गया है और कल रात उसे भगाकर अपने साथ ले जा रहा हूं। वो तैयार हो गई है। यह सुनकर मुझे इस कदर हैरत हुई कि मैं हंसने लगा और देर तक हंसता रहा।
वो अपनी बीवी को जब चाहता उंगली पकड़कर अपने साथ ले जा सकता था, अगवा करके ले जा रहा था, भगा कर ले जा रहा था। जैसे जैसे क्या कहूं कि उस वक्त मैंने क्या सोचा, दरअसल मैं कुछ सोचने के काबिल ही न था। मुझे हंसता देख उसने मलामत भरी नजरों से मेरी ओर देखा। अब्बास, यह हंसने का मौका नहीं। कल रात वो अपने मकान के साथ वाले बाग में मेरा इंतजार करेगी और मुझे सफर के लिए कुछ रुपए चाहिए। वो क्या कहेगी अगर मैं अपने वादे पर कायम न रहा? तुम्हें क्या मालूम मैंने किन मुश्किलों के बाद उसे इस बात के लिए राजी किया है। मैंने फिर हंसना चाहा, मगर उसके संजीदा चेहरे को देखकर मेरी हंसी दब गई और मुझे मालूम हो गया कि वो वाकई अपनी बीवी को भगा कर ले जा रहा है। कहां, यह मुझे मालूम न था। मैं ज्यादा तफसील में न गया। उसे वो रुपए अदा कर दिए जो मैंने कभी उससे कर्ज लिए थे। उसने खामोशी से नोट गिनकर अपनी जेब में डाले और बगैर हाथ मिलाए रुखसत होने ही वाला था कि मैंने आगे बढ़कर उससे कहा, दोस्त, तुम जा रहे हो, लेकिन मुझे भुला न देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आंखें बिल्कुल खुश थीं। मैं कोशिश करूंगा, यह कहकर वो चला गया। इधर जब उसके ससुराल वालों को पता चला कि उनकी लड़की रातों रात कहीं गायब हो गई, तो उन पर जैसे कहर बरप उठा। हफ्ते भर उन्होंने उसे तलाश किया और किसी को इस वाकये की खबर न होने दी। आखिरकार लड़की के भाई को मेरे पास आना पड़ा और मुझे अपना हमराज बनाकर उसने सारी राम कहानी सुना दी। वो बेचारे ये सोच रहे थे कि लड़की किसी और के साथ भाग गई है। जब मैंने उसे असल वाकये से आगाह किया तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस बात से उसे बेहद ढाढ़स हुई कि उसकी बहन किसी गैर मर्द के साथ नहीं बल्कि अपने शौहर के पास है। लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आया कि मेरे दोस्त ने यह फिजूल हरकत क्यों की। बीवी उसी की थी, जब चाहता ले जाता, मगर इस हरकत से तो यह मालूम होता है जैसे जैसे वो कोई मिसाल पेश न कर सका। खैर, कल सुबह की डाक से मुझे उसका खत मिला। मैंने कांपते हाथों से उसका खत खोला। लिफाफे में बस एक कोरा कागज था जिस पर एक टेढ़ी लकीर खींची हुई थी। कुछ ऐसी ही संजीदा कहानियों से रूबरू होना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रूबरू होइए मंटो की लेखनी से, जो शायद आज की तारीख का भी अक्स पेश करती हैं।